जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ रहे, ये उस ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप लोग सभी लोग सुरक्षित स्वस्थ रहे। तो बेटा ये आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स में, जिसमें हम पिछली वीडियो में आपको हम चैप्टर नंबर 9 लिया था, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिससे दूसरा नाम भी है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर कर रहे थे। इसमें हम एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आपको सॉल्यूशन करा दिया था क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 का। आज हम इस वीडियो में जब सॉल्यूशन कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 के। तो चलिए आपको मेरे व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, आइए इसको पढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। अगर आप मुझको फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है दिव्यांशु गुप्ता 669, और अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पे मेरी आईडी है दिव्यांशु गुप्ता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास बिंदास जबरदस्त। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो, उसका रिप्लाई फटाफट जल्दी से कोशिश करूँगा जल्दी आपको रिप्लाई जरूर करो। कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट करो, और किसी 10th के किस टॉपिक पर आपको वीडियो और चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस पर कमेंट लिख के भेजो, उस वीडियो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इंग्लिश में यहाँ सो रहा होगा और हिंदी में आपको स्क्रीन पर इधर साइड में सो रहा होगा, और इसका डायग्राम भी वहाँ पर जो आपके बुक में डायग्राम बना है उसको वहाँ पर बगल में सो रहा होगा। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। ठीक है, एक नहर है। ठीक है, एक नहर है और नहर के दो तट होते हैं। ठीक है, एक नहर है तो नहर के दो तट होते हैं। मान लीजिए ये नहर है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, आपकी नहर है, तो नहर का एक ये तट हो गया और एक ये तट हो गया। तो नहर के किसी एक तट पर, ठीक है, इस तट पर मान लिया नहर के इस तट पर एक टीवी का टावर लगाया गया है। फिर क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ये ले लीजिए। ठीक है, ये नदी है। ठीक है, ऐसे दिखाने के लिए आपको बस, अब कहोगे लाल नदी होगी यार, तो लाल नहीं, बस ऐसे समझाने के लिए। मान लीजिए ये नदी है, ये क्या है आपकी, ये कोई नदी है जिसमें पानी बह रहा है। आज ब्लू है पानी 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 गाना है, सुना है। ठीक है, तो यहाँ पर रेड है, आज रेड है पानी पानी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक आ गया पानी। ठीक है, पानी हमने रख दिया, तो ये नदी है, नदी का ये तट है और एक ये तट है। तो नदी के इस तट पर एक टीवी का टावर लगाया गया है। ठीक है, अब टीवी का टावर लगाया गया और नदी के इस तट पे एक बिंदु लिया गया है। नदी के इस तट पे क्या लिया गया, एक बिंदु ले लिया गया है। ठीक है, अब नदी के इस तट पे जो बिंदु लिया गया है, अब इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं। ठीक है, पानी कम कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, नदी के एक तट पर टीवी का टावर लगाया गया है और नदी के इस तट पर एक बिंदु ले लिया गया है। वही कह रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक नहर है, तो नहर के इस तट पर टीवी का एक टावर लगाया गया है। ठीक है, और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, और टावर के विपरीत तट पर, टावर का ये है, इस तट पे ये टावर लगा है और इसके विपरीत तट कौन सा, इसके सामने वाला, इस तट पर एक बिंदु लिया गया है। एक क्या लिया गया है, एक बिंदु लिया गया है इस तट पर नदी के। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, और इस बिंदु से इस टावर का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, इसको मिला देते हैं इसके बाद बिंदु से टावर के। ठीक है, ये आपका है 60 अंश 60 डिग्री का है। ठीक है, तो नहर है, नहर के दो तट है, एक ये तट है और एक ये तट है। तो नहर के इस तट पर एक टावर लगाया गया टीवी का, और नहर के जो इसके विपरीत तट है, ये वाला, यहाँ पर एक बिंदु लिया गया है। इस बिंदु से इस टावर के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का बनता है। फिर आगे देखिए, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द जॉइनिंग दिस पॉइंट द फुट ऑफ द टावर इज। अब इसी पॉइंट से जो नदी, ये टावर के विपरीत इस तट पर, नदी के इस तट, नहर के इस तट पर एक पॉइंट लिया गया है। इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट लिया गया है। मतलब ये यहाँ एक पॉइंट और ले लिया गया, ये कितना है, इस पॉइंट से कितना है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ पर नदी के जो विपरीत एक पॉइंट लिया गया है, इस पॉइंट से एक आगे और 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट और ले लिया गया है, जिस 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट और ले लिया गया है। ठीक है, फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और यहाँ से जो ये वाला पॉइंट लिया गया, यहाँ से इस टावर को देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, वो कितना है, 30 अंश का है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो इस टावर की हाइट बतानी है। ठीक है,
एंड विथ ऑफ द कैनाल। और ये नहर कहाँ से है? नहर यहाँ से यहाँ तक है आपकी। ये क्या है? आपकी नहर है। देखिए ये आपकी है नहर, तो इतनी है ना, ये आपकी नहर हो गई। ठीक है, तो ये नहर की आपको क्या बतानी है? ब्रेथ। ये आपकी यहाँ ये इसकी नहर की चौड़ाई बतानी है। ठीक है, उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको नाम दे देते हैं। ये आपका ए, ये बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। पॉइंट के नेम दे दिए हैं हमने। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पर क्या बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज बनता है। आइए भाई इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें यह क्या बतानी है? हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, टीवी के टावर की जो ऊंचाई है वो बतानी है, यानी ए बी की वैल्यू बतानी है, और ये विथ इसकी दूरी बतानी, नदी की कितनी दूरी है। ठीक है, और यहाँ पे विथ ऑफ द कैनाल जो नहर है, नहर सी बी बी सी, इसकी कितनी दूरी है, इसकी यहाँ दूरी आपको निकालनी है। तो आइए भाई सॉल्व करते हैं। बाकायदा आप यहाँ पे लिख लीजिएगा जो स्टेटमेंट लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ पॉइंट सी, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ डी ई टू द टॉप ऑफ द टावर इज, ये सब आप ना यहाँ पर लैंग्वेज लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब आइए हम सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करना चालू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, दो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला है ए बी सी और दूसरा बड़ा वाला है ए बी डी। ठीक है, तो पहले वाले छोटा, सबसे पहले ए बी सी ले लेते हैं। तो हम लेते हैं, आइए भाई इसको सॉल्यूशन करना चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? हाइट। अब देखिए एंगल के सामने वाली ये ए बी क्या होती है? ये होती है आपकी क्या है बेटा? ये होती है आपकी परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, राइट एंगल के सामने वाली साइड एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? एसी। इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, जिसे हिंदी बोलते हैं कर्ण। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो ये बची हुई साइड क्या होगी? ये होगी बेस, यानी हिंदी में जिसे बोलते हैं आधार। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस, परपेंडिकुलर, बेस, लंब और आधार किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आते हैं? ठीक है, ये आता है आपका टेन और कॉट में। तो आप चाहे तो 10 यूज़ कर लीजिए और चाहे तो आप कॉट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 10। ठीक है, यहाँ पर एंगल हालांकि आपको बता दिया, क्योंकि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं? ए बी सी, जिसमें आपका एंगल है आपका थीटा है कितना? यहाँ पर लेना है 60 डिग्री। तो हम लेते हैं 10, इधर सॉल्व कर देते हैं। 10 थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है आपका ए बी अपॉन बेस कितना है, यानी आधार कितना है? बी सी। ये हो गया, इन दोनों की वैल्यू दी नहीं है। 10 थीटा की जगह कितना है? थीटा की जगह आपको रखना है 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। 10 60 की वैल्यू होती है बेटा √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, बी सी को इधर भेज दीजिए, √3 को इधर कर दीजिए, 1 कैश में मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा। तो बी सी बराबर √3 को इधर भेज दीजिए, 1 कैश में कराएगा तो ये ए बी रहेगा, √3 को इधर भेज दिया और इसको उधर भेज दिया। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? बी सी की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन √3। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल में ले लीजिए ए बी डी में, इन त्रिभुज ए बी टी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में राइट एंगल ट्रायंगल डी है यहाँ पर, ए बी और डी में। तो अब यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा बेटा। एंगल क्या हो जाएगा? थीटा आपका हो जाएगा 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी आपका क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? पूरा बेस। बेस क्या है? अब बेस यहाँ से ध्यान से लिखिएगा, बी से लेकर डी तक, क्योंकि बड़ा वाला है ना ए बी सी। देखिए यहाँ बना के दिखा दे रहे हैं। अब बेस आपका ये पूरा हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये ए बी डी की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए एंगल है आपका 30 डिग्री। अब ये बेस पूरा बी से लेकर डी तक दोनों पूरा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर यूज़ करिए 10। ठीक है, तो लंब दिया है और आधार, लंब आधार, परपेंडिकुलर बेस। और परपेंडिकुलर बेस आपका कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है? कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? वो आता है 10 और कॉट में। तो चाहे तो 10 यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज कॉट भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। तो हम यहाँ पर 10 थीटा यूज़ करने वाले हैं। तो 10 थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर कितना है बेटा? ए से लेकर बी, ए बी, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर होल अपॉन द बेस कितना है? बेस है आपका बी डी। तो 10 एंगल कितना दे रहा है? 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू पता नहीं है, बी डी। देखिए बी डी में बेटा 2 पार्ट है। पहला है पार्ट सी डी, ठीक है, पहला है पार्ट बी सी और फिर सी डी। तो बी सी और प्लस सी डी, इन दोनों को जोड़ के क्या बना है आपका? बी डी। तो आप बी डी की जगह ले सकते हैं
BC प्लस CD इस BD को, चूँकि यहाँ पे लिख दीजिए BD बराबर है किसके बराबर है, BC प्लस CD के। तो इस BD की जगह आप लिख सकते हैं BC प्लस CD। देन tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, यहाँ पर आगे यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं बेटा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB आपको पता नहीं है, ये एज इट इज रखा रहने दीजिए, होल अपॉन द BC की वैल्यू आपको ध्यान से देखिएगा, BC की वैल्यू यहाँ दे रखी है AB अपॉन √3, तो BC की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो बाय फर्स्ट समीकरण 1 से आप BC की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, BC की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, BC की वैल्यू कितनी, AB अपॉन √3, तो रख दीजिए AB अपॉन √3 प्लस CD की वैल्यू कितनी बेटा, देखिए दे रखा है C से लेकर D तक, ये लेंथ है आपकी 20, तो ये हो गया आपका 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू AB होल अपॉन द, इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस 1 कैसे में कराएंगे तो ये AB ही रहेगा बेटा, प्लस √3 का 20 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 20/3 होल अपॉन द √3। अब आइए तो 1/√3 इज इक्वल टू, इसको पलट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा AB/√3 होल अपॉन द AB प्लस 20/3। अब क्या है, अब करने क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, इस AB 20/3 का 1 में कराइए तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस AB, यहाँ 20/3 है तो 20/3 प्लस AB, इस पूरे ब्रैकेट का 1 में कराएंगे तो ये पूरा ब्रैकेट रहेगा, √3 का इसमें करा दीजिए, तो देखिए √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचा हो जाएगा 3AB, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस AB को उधर शिफ्ट कर दीजिए, प्लस का है उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 20/3, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 20/3 इज इक्वल टू 3AB माइनस AB। तो अब ध्यान से देखिएगा, 3AB में से एक AB चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20/3 इज इक्वल टू 2 इंटू AB। देखिए बेटा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, इधर लाएंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका डिवाइड में, तो AB 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा बेटा, AB बराबर है 10/√3 मीटर। ये आ गई आपकी हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। ये जो टीवी का टावर है इसकी ये क्या आ गई, इसकी ये आ गई बेटा हाइट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी तो ये केवल हाइट आई है, अब क्या निकालना है, अब अभी आपको ये निकालना है क्या, BC। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जगह बच रही है कहीं, चलिए इधर ही कर देते हैं, थोड़ी जगह कम है बेटा तो एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। इस डायग्राम को हम रफ कर देते हैं, देखिए इस डायग्राम को बेटा रफ कर देते हैं, ठीक है। आइए भाई आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये जो AB का मान आया है इसको किसी में भी रख दीजिए, इस AB में AB के जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे तो BC, ये BC आपको पता चल जाएगा, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन फर्स्ट। AB का मान समीकरण 1 में रखने का, समीकरण 1 है आपका बेटा BC बराबर AB अपॉन √3, देन BC बराबर AB की वैल्यू कितनी है 10/√3, यहाँ रख दीजिए 10/√3 होल अपॉन द √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा BC इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। ये आ गई आपकी जो नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई BC कितनी आ गई 10 मीटर, और जो टावर टीवी के टावर है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई 10/3 मीटर। तो यहाँ पर आंसर भी लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर आंसर भी लिख दीजिए। हेंस, हालांकि ये स्टेटमेंट को देख के ही आप कौन सा लिखना है, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज, हेंस द हाइट ऑफ द टीवी टावर इज, कितनी हाइट आई बेटा, टीवी टावर AB की हाइट आएगी 10/3 मीटर, 10/3 मीटर, एंड दी विथ ऑफ किसकी पूछ रही, कैनाल की, नहर की चौड़ाई है, इज वो कितनी आई बेटा 10 मीटर, 10
मीटर। अतः टावर टीवी के टावर AB की ऊंचाई 1003 मीटर है और द विथ ऑफ द कैनाल इज, और नहर BC की चौड़ाई 10 मीटर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छे से फर्स्ट क्लास बिंदास जबरदस्त समझ में आ गया होगा। तब कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। सो बेटा जी, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो बताया गया वो अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आइए इसको रीड करते हैं। इंग्लिश में यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है और हिंदी में जो स्टेटमेंट है वो आपको स्क्रीन पे उधर साइड में शो हो रहा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यहाँ पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज, और एक केबल टावर है। ठीक है, और जो 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है उसके शिखर से, उसके टॉप से जो टावर है, केबल टावर है, उसके शिखर को देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है, वो 60 अंश का बनता है। एंड और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री, और उस जो भवन है, जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के शिखर से उस जो टावर है उसके पाद बिंदु, मतलब उसके निचले वाले हिस्से, धरती के हिस्से को देखने पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी अवनमन कोण है वो आपका यहाँ पर 45 डिग्री बनता है। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर केबल टावर जो है उसकी हमें ऊंचाई यहाँ पर बतानी है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए यहाँ पर इसको यहाँ पर जो हमारा ये है डायग्राम को यहाँ बनाते हैं। क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। ठीक है, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। तो चलिए भाई 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ये देखिए बेटा, बन गई भाई बिल्डिंग। हालांकि आपको ध्यान रखिएगा, मैं इसे बस डायग्राम के लिए बना दे रहा हूँ बिल्डिंग। ठीक है, आपको नॉर्मली जो ट्रायंगल शेप में होते हैं उस टाइप में बनाने। ये हो गई आपकी 7 मीटर ऊंची क्या होगी, बिल्डिंग होगी। ठीक है, और इस बिल्डिंग के ठीक सामने, एक क्या है, केबल टावर है। ठीक है, लीजिए भाई केबल टावर भी आ गया। ठीक है, ये 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, एक भवन है। इस भवन के सामने एक टावर लगाया गया है। ठीक है, केबल टावर लगाया गया है। ठीक है, अब आइए ध्यान से देखिएगा, ये केबल टावर हो गया। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये बिल्डिंग हो गई, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग हो गई। इस बिल्डिंग के शिखर, इसको बोलते शिखर, यानी टॉप से क्या देखने पर, इसके भवन, ये टावर के शिखर को देखने पर, यहाँ से इसको देख रहे हैं। अगर ध्यान से देखिए, यहाँ कोई अगर बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई महान वो खड़ा हुआ है, कोई इंसान खड़ा हुआ है, तो वो अपनी आंखों से सीधे देखेगा। तो सीधे देखेगा तो एक हॉरिजेंटल लाइन बनाएगा जो कि इस तरीके की होगी। ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन बनाएगा, एक क्षैतिज रेखा बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर ये भाई साहब खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये उसको देख रहा है। ठीक है, टावर के यानी केबल टावर के शिखर को देख रहा है। ठीक है, इस बिल्डिंग के शिखर पे खड़ा होकर, तो यहाँ से वहाँ जो उसका उन्नयन कोण का यहाँ बनता है, कितने अंश का है, 60 अंश का है। ठीक है, और यहीं से, इसी बिल्डिंग से इस टावर के पाद बिंदु को मतलब जो ज़मीन पे हिस्सा होता है उसको देखने पर यहाँ पर ये कोण बना रहा है कितने डिग्री का बेटा, ये बना रहा है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बतानी है जो ये केबल टावर है इसकी ऊंचाई यहाँ पर आपको बतानी है। आइए इसको नाम दे देते हैं। ये हो गया बेटा आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, ये हो गया आपका D पॉइंट, और ये हो गया आपका E पॉइंट। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक तो यहाँ राइट एंगल बन रहा है और एक यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, राइट एंगल। अब थोड़ा गाड़ी निकल जाए फिर अब बात करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपको इस बिल्डिंग की ऊंचाई, केबल टावर है, उसकी ऊंचाई पता करनी। केबल टावर क्या है, ए से लेकर ई तक, ये पूरा ए से लेकर ई तक ये क्या है आपका केबल टावर है। ठीक है, इसकी हाइट पता करनी है, तो और इसकी हाइट आपको पता है 7 मीटर है। अब ध्यान से देखिएगा, ये शेप किस तरीके का बन रहा है, ये शेप बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो है CD और EB, अगर इस शेप को हमने अलग निकाल लिया तो ये किसका, आयत के आकार का है, रेक्टेंगल के शेप का है। तो आपको पता है रेक्टेंगल यानी आयत में आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 7 मीटर है तो सामने वाली भी कितनी होगी, 7 मीटर होगी, यानी कि 7 मीटर है। तो यहाँ से
ये बी हाइट कितनी होगी बेटा 7 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। उम्मीद करते हैं इसको रफ कर देते हैं भाई, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट देखिएगा, ठीक। तो ये 7 मीटर हो गई, ये 7 मीटर हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, इस पूरे केबल टावर की हाइट पता करनी है। पूरा केबल टावर क्या है, ए से लेकर ई तक है, जिसमें इतने पार्ट की पता है। अगर इतने पार्ट की और पता चल जाए तो ये पूरी ए की आपको पता चल जाएगी कि हाइट कितनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हमने लेट कर लिया। आइए ध्यान से देखिएगा, अब उससे पहले, ठीक, इसकी हाइट बताने से पहले इतना हिस्सा पता हो गया। अब बताने के आपको ये ऊपर वाला हिस्सा बताना है। देखिए ऊपर वाले में देखिए इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक है ए बी सी और सेकंड ट्रायंगल है सी डी ई में, ठीक है। क्यों ना, अगर देखिए ये ऊपर वाले ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए ए बी और सी लेते हैं, तो इसमें ना तो आपको इसकी हाइट पता है और ना ही इसका बेस पता है, ना परपेंडिकुलर पता, ना बेस पता है। तो कोई हमें जब कोई वैल्यू नहीं पता है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन एक जरिया और है, अगर नीचे वाले ट्रायंगल, नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ई में देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको परपेंडिकुलर पता है, ठीक है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। अगर हम किसी तरह इस परपेंडिकुलर बेस से अगर हम ये बेस पता कर ले, बेस डी ई पता कर ले, तो ध्यान से देखिए हमने आपको बताया था कि सी डी ई और बी ये एक रेक्टेंगल, एक आयत है। अगर आयत में ये भुजा आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, ये 7 है तो ये भी 7 होगी। क्यों ना, अगर इसकी बेस की या आधार की वैल्यू पता चल जाए तो इसके सामने वाली वैल्यू पता चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगी। और उसके जरिए हम लोग क्या करना करेंगे, ये जब पता चल जाएगा आधार तो इसकी हाइट हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे सबसे पहले, सी डी ई में। तो आइए सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। आइए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब कैसे करना है ये भी, इन ट्रायंगल त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में। अब ध्यान से देखिएगा, सी डी ई में क्या दिख रहा है, यहाँ पर एंगल आपका क्या होगा, एंगल देखिए एंगल ये बन रहा है बेटा, ध्यान रखिए। अब एंगल यहाँ पर भाई अंदर बनना चाहिए। तो एक आपने क्लास 9th में या 10th में भी पढ़ा होगा, ऐसे जेड वाले एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। वो क्या होता था, अगर मान लीजिए यहाँ कोई एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होता था, 45 डिग्री। एकांतर अंतःकोण क्लास 9th में आपको पढ़ा होगा, आप लोगों के सर ने, स्कूल वाले सर ने बताया होगा या कोचिंग वाले सर लोगों ने आपको बताया होगा, ठीक है। तो बेटा जी, ठीक, तो ये एकांतर अंतःकोण जेड वाले कोण होते थे, ठीक। तो अगर ये 45 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी कितना होता था, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो मान लीजिए अगर ये 45 डिग्री है तो ये देखिए ये और ये जेड वाला बना रहा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, ठीक। तो हमारा एंगल अब क्या हो गया, नीचे आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका एंगल क्या है, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पर आपका एंगल बेटा है, जिसे हम लोग थीटा से दिखाते हैं, यहाँ पर एंगल आपका है 45 डिग्री है, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखिएगा, अब हम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, इस ट्रायंगल सी डी ई लिया है, इसमें ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर दिया है, बेस बताना है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस बताना है। तो परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब और आधार कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक या कॉसेक, ठीक है। तो अब आपको पता है टेन और कॉट, ये 2 ट्रिग्नोमेट्री, 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे हैं ये जो आपको, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस मिलता है। अब टेन और कॉट में से क्या लिया जाए, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे बेटा, 10 ले लेंगे, ठीक है। आपकी मर्जी है तो कॉट भी ले लीजिए, दोनों से आंसर सेम आने वाला, लेकिन हम यहाँ पर 10 ले लेंगे। तो देखिए भाई 10 थीटा बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आइए बेटा ध्यान देखिएगा, परपेंडिकुलर कितना है, ये सी डी क्या है आपका परपेंडिकुलर होल अपॉन द बेस, यानी आधार कितना है, ये हो गया आपका डी। तो 10 थीटा कितना है बेटा, एंगल आपका यहाँ लेना है 45 डिग्री बराबर सी डी कितनी दे रखी है बेटे, हाइट दे रखी है 7 अपॉन डी ई ये नहीं दे रखा है, ये आपको निकालना है। तो डी ई, ये डी ई एज इट इज रख दीजिए। 1045 की वैल्यू होती है बेटा 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन डी ई। अब ध्यान रखिएगा, इसका क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, डी का इधर करा देंगे, डी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा डी, और इधर क्या हो जाएगा 7 मीटर। तो आपको ये पता चल गया, आधार पता चल गया, इस ट्राइंगल सी डी ई में आधार कितना आया 7 मीटर। तो ये आपको बेस पता चल गया, ये बेटा आ गया 7 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आधार 7 मीटर आ गया, इसको हटा देते हैं, 7 मीटर आ गया। अब आपको पता है ये इस सी डी ई बी ये एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, तो अगर ये 7 मीटर है तो इसके सामने वाली भी साइड कितनी होगी 7 मीटर होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 7 मीटर होगी। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले नीचे वाले ट्रायंगल सी डी ई से हमने ये आधार निकाल लिया, ठीक है। अब इसका हमें आधार पता चल गया, तो अब हम लेंगे कौन सा ट्रायंगल ए बी सी में। इसमें आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर दिया है, निकालना है, बेस पता है, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर निकालना है और एंगल दिया है, तो अब इससे पता चल सकता है। ठीक है, तो हम सेकंड ट्रायंगल कौन लेंगे, तो कौन सा लेंगे बेटा, इन ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में, तो ये हो जाएगा बेटा ए बी सी में। अब यहाँ पे बेटा एंगल क्या हो जाएगा, अब आपका यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री बनना है, तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या लेने वाले 10, तो इधर कर देते बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा tan थीटा बराबर, tan थीटा क्यों लिया गया, ध्यान से देखिएगा, बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। बेस और परपेंडिकुलर में यहाँ रिलेशन ढूंढना पड़ता है कि किसमें हमें यहाँ रिलेशन मिल रहा है। तो यहाँ बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, लंब दिया है, आधार दिया है, लंब निकालना, आधार दिया है, लंब निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आज तक इतने क्वेश्चन करा चुके, अब तक तो रट ही गया होगा। वो क्या होता है, समझ में आ ही गया होगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है tan थीटा। आप चाहे तो कॉट भी यूज़ कर सकते हैं, कॉट में भी आपका आंसर सेम आने वाला। मैं 10 से करके देख रहा हूँ, एक बार आप लोग कॉट से जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, आइए भाई फटाफट स्पीड से गजब धाई गए करते हैं। परपेंडिकुलर कितना है, देखिए परपेंडिकुलर है आपका बेटा ए बी अपॉन बेस कितना है, बेस है आपका बी सी। ठीक है, तो tan थीटा एंगल कितना दे रखा है बेटा 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बी आपका निकालना है, तो ए बी एज इट इज रख दीजिए, होल अपॉन द बी सी कितना है बेटा 7। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3 अपॉन ए बी प्लस 7। इसका क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 के इधर मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है, उससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 का अगर इसमें डिवाइड करा देंगे तो इस पर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं। तो 1 का इधर करा दिया, ये ए बी रहेगा, और 7 का इधर मल्टीप्लाई करा दिया, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 7√3 मीटर। ठीक है, 7√3 मीटर। अब ध्यान से देखिएगा, हमें ये हाइट पता थी ऑलरेडी पहले से, और ये आपकी आगे निकल के कितनी 7√3 मीटर, तो ये हो गया बेटा 7√3 मीटर। लेकिन अब यहाँ पर आपको हाइट कैसे पता करनी है, पूरी इस केबल टावर पूरी ए की, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ए बराबर ए में बता, देखिए 2 पार्ट आ रहे हैं, ए में क्या ए कैसे मिल रहा है, ए बी और बी को जोड़ने पर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलता है ए बी की वैल्यू कितनी निकाली बेटा आपने 7√3 प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा 7, दोनों से कॉमन क्या हो गया 7 कॉमन हो गया, तो अंदर बचा बेटा √3 + 1 मीटर। ये हो गई ए यानी हाइट ऑफ टावर, ये निकल के आ गई। इस पूरे केबल टावर ए की कितनी ऊंचाई आ गई 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है, हैंस, अब यहाँ पे लिख दी, हैंस करके लिखिएगा, हैंस दी हाइट ऑफ दी टावर इज कितनी है बेटा 7√3 + 1 मीटर। ठीक है, अतः केबल टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर होगी। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त समझ में आ गया होगा। तब अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो प्यारे दोस्तों, आप सभी मेरे छोटे छोटे दोस्त ही तो हैं, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं बेटा जी आप लोगों को जो क्वेश्चन इस वीडियो में जो 2 क्वेश्चन बताए गए, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, वो आपको अच्छे से बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त समझ में आ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले क्वेश्चन में अंदर वाली ड्रेस पहनी थी और सेकेंड क्वेश्चन में ड्रेस चेंज हो गई, तो ये मैजिक है, आपको भी मैजिक सिखाएंगे। पहले एग्जाम दे लीजिए, आपके एग्जाम करीब आ गए हैं ना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू so much for watching this video. Please like, subscribe and share. Jai Hind.